नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा पुनः हाजिर हैं आपके साथ प्रश्नों की नई श्रृंखला लेकर। हमने प्रश्नों का जो चुनाव किया है बहुत सावधानी पूर्वक किया है और हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं जो आपके ईएलटी के एग्जामिनेशन में देखने को मिले। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि के लिए भी 110% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने प्रश्नों में चुनाव में बहुत सावधानी बरती है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं पहले भी बता दूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। देखा होगा अभी जो विज्ञापन संख्या आपने देखा होगा, जो 51 था, विज्ञापन संख्या असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका एग्जाम रद्द कर दिया गया है। जो अप्रैल में एग्जाम होने थे, अप्रैल में एग्जाम 25 में थे, वो सारे एग्जाम रद्द हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के। क्योंकि उसमें कुछ छात्रों ने 30 से लेकर 35 लाख रुपए तक पूरा सेटिंग थी, विद पेपर और विद इंटरव्यू के साथ। 30 से 35 लाख। अब आप समझ लीजिएगा, जिन मित्रों ने देकर पास तो हो गए, खुश थे कि अब हो जाएगा नौकरी, परीक्षा हो गई कैंसिल, 30 से 35 लाख रुपए फंस गया। जो अध्यक्षा महोदय थी, वो भी चली गई। जो सचिव थे मालवी जी, वो भी चले गए। समझ रहे हैं? तो जो भी इतनी बड़ी रकम लिए होगा, वो तो बर्बाद हो गया। कुछ लोगों ने अपने खेत बेचे होंगे, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी बेची होगी, और ऐसे लोग कहीं के नहीं रहे। इसीलिए मैं कहता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन 100% होगा। मैं हरदम कहता हूं कि मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, शॉर्टकट नहीं है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र अब तक टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हैं। और मैं ऐसे ऐसे मित्रों को जानता हूं जो पढ़ने में बहुत शार्प नहीं थे, मगर लगातार मेहनत करते रहे। मतलब लगातार वो लगे रहे, बहुत शार्प पढ़ने में नहीं थे, एवरेज थे। एवरेज में भी एवरेज छात्र, मैं बहुत सारे हमारे जानने वाले मित्र हैं जो हमसे जुड़े रहे और एवरेज से एवरेज छात्र थे, और उन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया क्योंकि वो लगे रहे, हमारे साथ लगे रहे। तो सिलेक्शन हो गया क्योंकि उनको ये मालूम चल गया था कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, और कब पढ़ना है, कब सोना है। ये जब प्लानिंग आप पूरी सक्सेस कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। वो लगे रहे। टीजीटी पीजीटी में छूटे थे, 22 में उनका टीजीटी पीजीटी में नहीं हुआ। बहुत कुछ तो मित्र हमसे फोन पे ही रोने लगे, सर अब हम क्या करेंगे। तो हमने यही कहा था कि आप लगे रहो। और उनमें से, हाँ, कुछ मित्र एमपी में हो गए, कुछ मित्र हमारे बिहार में लेक्चरर हो गए, कुछ मित्र झारखंड में हो गए, कुछ राजस्थान में हो गए, कुछ कहीं हो गए, एक दो केवीएस में हो गए, एनबीएस में हो गए। हाँ, और तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। कुछ तो मित्र ऐसे हैं, दो दो तीन तीन जगह सिलेक्टेड है। फिर उन्होंने चुनाव करते समय कि हम कहाँ सिलेक्शन लें। जैसे एमपी में जो हमारे मित्र थे, जो टॉपर थे एमपी के, तो वो एमपी में टॉपर थे, और उस समय झारखंड का भी उनका निकल गया था। तो उन्होंने डिस्कस किया कि सर लें कहाँ, तो मैंने सजेस्ट किया था झारखंड में सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, तो उन्होंने झारखंड लिया। तो ये होता है कि आपकी तैयारी हो जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन है, इसमें हरदम जान जहमत में पड़ी रहेगी। आपको लगेगा कहीं एसटीएफ ने पकड़ लिया, नौकरी भी करेंगे तो डर डर के करेंगे। समझ में आ गया? नौकरी में कहीं खुलासा हो गया, किसने दिया, क्या हुआ, कब पकड़ गए, पता लगा, लो रिकवरी अलग से हो गई। तो थोड़ा सा मेहनत करो। आ गया? तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और आज ही जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए कल मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। कहता है द एम्ब्रियो विद द ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड। कहता है कि जो भ्रूण होता है और भ्रूण में जो ब्लास्टोपोर पाया जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, या वह अवस्था जिसमें ब्लास्टोपोर पाया जाता है, उस अवस्था को किस नाम से जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो जो जायगोट होता है, जायगोट जो होता है, जब उसमें क्लीवेज होता है तो एक ठोस गेंदनुमा संरचना बन जाती है। इस ठोस गेंदनुमा संरचना को हम मारुला के नाम से जानते हैं। मारुला के बाद एक खोखली गेंदनुमा संरचना बन जाती है, खोखली, इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन होता है, जिसके कारण ये इस तरह की संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ये एक छिद्र बन जाता है। इसी छिद्र को हम ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लास्टोपोर किस में पाया जा रहा है? तो ये गैस्ट्रुला अवस्था में देखने को मिलता है। किसमें? गैस्ट्रुला में देखने को मिलता है ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर जनरली पाया किस में जाता है? तो ब्लास्टोपोर संरचना गैस्ट्रुला अवस्था में देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ऑप्शन हम क्या करेंगे, सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 2 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कहता है इनमें से वह जीव कौन है जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्रिवेंट द एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइंग, जो कि भ्रूण को सूखने से बचाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेन, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, वो 4 प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, योक साइक, एलेंटॉइस, एमनियोन, कोरियन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। ये किस में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं एमनियोटा में। किसमें पाई जाती है, एमनियोटा। अच्छा, अब आता है एमनियोटा किसे कहते हैं, तो एमनियोटा को याद रखने की ट्रिक है, जिसे बोलते हैं राम। राम, आर से होता है रेप्टाइल्स, ए से होता है एवीज, और यम से होता है मैमल्स। यानी एमनियोटा में कौन आते हैं, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। रेप्टाइल्स में छिपकली आदि आ गई, एवीज में सारे पक्षी वर्ग आ गए, मैमल्स में सारे मैमरी ग्लैंड वाले आ गए। तो उनमें 4 लेयर पाई जाती हैं, योक साइक, कैलेंटोइस, एमनियोन और कोरियन। अब आप इनके चारों के आपको कार्यों का याद जरूर रखना है, एग्जाम में पूछते हैं। तो इनमें से जो मुख्य है एलेंटॉइस, एलेंटॉइस का जनरली कार्य क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जो एलेंटॉइस होता है वो सैक लाइक होता है। सैक लाइक एक पाउच नुमा संरचना होती है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है रेस्पिरेशन में भाग लेना, श्वसन में भाग लेना, दूसरा एक्सक्रीशन में भाग लेना, उत्सर्जन में भाग लेना, तीसरा न्यूट्रिशन में भाग लेना, न्यूट्रिशन में भाग लेना, पोषण में। तो इतनी चीजें आपको रट्टा मार कर जाना है। कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सी लेयर होती है जो श्वसन में भाग लेती है, वह कौन सी लेयर होती है जो उत्सर्जन में भाग लेती है, वह कौन सी लेयर है जो न्यूट्रिशन में। आपका आंसर होगा एलेंट्रॉइस। एमनियोन का कार्य क्या है, तो मैं बता दूं कि एमनियोन जो होता है वो इनर लेयर होती है, इनर लेयर होती है। और यह लेयर जनरली क्या करती है, शॉक से बचाती है। किससे बचाती है, शॉक और इंजरी से बचाती है। भ्रूण को किससे बचाती है, शॉक और इंजरी से बताती है। इंजरी का मतलब क्षतिग्रस्त होने से। दूसरा ड्राइनिंग से बचाती है, मतलब सूखने से बचाती है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। कोरियोन क्या है, कोरियोन हमारी आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, बाहरी परत है। और कोरियो एलेंटो कोरियोन, देखिए जब ये कोरियोन से मिल जाती है, जब एलेंटोइस से कोरियोन मिल जाती है तो एलेंटो कोरियोन बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन में मदद करती है। तो ऑप्शन हमारा सही रहेगा सी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए कुछ चीजें एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना निश्चित है, क्वेश्चन आना ही है। जैसे टाइप ऑफ एग, चाहे वो माइक्रोलिसाइथल हो, ऑलिगोलिसाइथल हो, सेंट्रोलिसाइथल, तो ये टाइप ऑफ एग, टाइप ऑफ क्लीवेज, टाइप ऑफ प्लेसेंटा, इसके अलावा चिक डेवलपमेंट, इसके अलावा एम्पियोक्सस एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसके अलावा फ्रॉग। ये टॉपिक है यहाँ वाले में, और इनको पढ़ना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। देखिए एक क्वेश्चन से या तो आप अंदर जाएंगे या तो सीधे बाहर होंगे, और दो ही चीजें होती हैं, सक्सेस या अनसक्सेस। अगर आप सक्सेस हो गए तो दुनिया आदमी ये कहेगा मैं पहले से जानता था कि बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट है, फलाने का लड़का है, फलाने की लड़की। और अगर सक्सेस नहीं हुए, आप चाहे जितनी मेहनत कर दें, तो फिर आपके पीठ पीछे गए, मैं जानता था कि ये मतलब इस तरह का है, बाई करेक्टर ऐसा है, या इसकी हरकतें ऐसी। ठीक है, तो सफलता की जो साथी हैं सब हैं, असफल होने के साथी नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कल हम वीडियो लेकर आएंगे और हम बताएंगे कि क्या प्लानिंग करके एग्जाम हॉल में जाएं। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम आपको वो सारे अनुभव के साथ ये बताएंगे कि एग्जाम हॉल में क्या गलतियां करें, क्या गलतियां ना करें। तो कल के वीडियो का आप इंतजार करिएगा। आज तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एक्चुअली में कारण क्या हुआ कि सर्दियों की मल्टीपल टाइम छुट्टियां हो गई, और कई बार 4-4 5-5 दिन की छुट्टी हो गई शासन के द्वारा, या लोकल गवर्निंग बॉडी के द्वारा, जैसे डीएम आदि है। तो कॉलेज हमारे बंद रहे, तो फिर घर जाना था, घर रहे।
एंजॉय भी किया। तो इस चक्कर में हमारे वीडियो बीच में आने बंद हो गए थे, केवल हमारे जो वीडियो थे वो केवल ऐप पर ही आ रहे थे, थ्योरी क्लास वाले। इस तरह की वीडियो हम यहाँ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि नौकरी के साथ साथ तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती हैं, तो इसलिए अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आज ही जुड़े, अभी जुड़े, अधिक जानकारी कल मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्लीवेज इन एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस में क्लीवेज कैसा होता है? एम्फियोक्सस में प्राय क्लीवेज कैसा होता है? क्लीवेज क्या होता है कि जो हमारा जायगोट है, जायगोट में जो विभाजन होता है उसको क्लीवेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां दो शब्द है, होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, दोनों जगह दिया है। बस लास्ट वाले शब्दों में परिवर्तन किया उसने। होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, सुपरफिशियल और डिस्क्वाइडल। तो इन सारे के चार बारे में जान ले, और ये क्वेश्चन 21 में बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आपको एलटी में देखने को मिलेगा ही। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज किस में पाया जाता है, ये पहले समझ लो। होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज है, दो तरह के एग में पाया जाता है, और वो दोनों तरह के एग कौन कौन से हैं? तो पहला है माइक्रोलिसाइथल, माइक्रोलिसाइथल एग, और दूसरा जो है मीजोलिसाइथल, मीजोलिसाइथल एग। ठीक है, ये दोनों प्रकार के हैं। अब माइक्रो, अब इक्वल वाला देखिए, ये होलोब्लास्टिक तो बता दिया। अब इक्वल का मतलब ये हुआ कि जो एग है वो इस तरह से डिवाइड हो कि दोनों खंड जो बने वो बराबर हो। ठीक है, तो वो कहलाएगा इक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है कि इस तरह विभाजित हो कि एक खंड माइक्रोमियर और एक मेगामियर, यानी एक की कोशिकाएं छोटी और एक की कोशिका बड़ी हो, तो इसे बोलते हैं अनइक्वल। तो इक्वल जो होता है वो हरदम किस में होता है? माइक्रोलिसाइथल एग में होता है। किस में होता है? माइक्रो, जिसमें योग की मात्रा बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी, उनमें। तो इक्वल वाला कंडीशन किस में देखने को मिलता है, आप रख लीजिएगा। तो एम्फियोक्सस में, एम्फियोक्सस में देखने को मिलता है। दूसरा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। और तीसरा जो देखने को मिलता है प्लेसेंटल मैमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इन प्लेसेंटल मैमल्स में, जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, अनइक्वल कंडीशन किस में देखने को मिलती है? अनइक्वल कंडीशन हमें फ्रॉग में देखने को मिलती है, यानी एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया था कि फ्रॉग के एग में कौन सा क्लीवेज पाया जाता है? ऑप्शन था होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, उसका आंसर था होलोब्लास्टिक अनक्लीवेज। फिर आता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब ये होता है कि जो डिवाइडेशन होता है वो पूरा का पूरा एक पोल से दूसरे आधे एग तक ही होता है, इतना ही डिवीजन होता है, आधे एग तक। इस प्रकार को बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। मीरोप्लास्टिक जो क्लीवेज होता है, मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है डिस्क्वाइडल। डिस्क्वाइडल में क्या होता है? एग के ऊपर डिस्क नुमा इस तरह संरचना पाई जाती है। और दूसरा होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या हुआ? इस तरह से, इस तरह किनारे किनारे इस तरह से डिवीजन होता है, ये सुपरफिशियल। तो डिस्क्वाइडल क्लीवेज किसमें होता है? ये दिया हुआ देखिए, डिस्क्वाइडल, मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल। तो डिस्क्वाइडल जो क्लीवेज होता है वो जनरली किसमें होता है? तो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, बर्ड्स में होता है, और मोस्ट फिश में होता है, मछलियों में होता है। जबकि सुपरफिशियल जो क्लीवेज होता है वो इंसेक्ट में होता है। दिस इज, ये इतना इंपॉर्टेंट था ये जो पूरा मैंने खाका तैयार किया, कि एक नए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं लाइव सेशन में आपकी क्लास ले रहा हूं, मगर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कमेंट्स नहीं ले पाता हूं। मैं कमेंट्स देख तो रहा हूं, अगर मैं कमेंट्स सबके पढ़ने लगा कि सोनू क्या कह रहे हैं, या जयवीर क्या कह रहे हैं, या रामवीर क्या कह रहे हैं, आरती क्या कह रही है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम जो है वो बहुत किल होता है, और हम लोग अनायास इधर उधर के चर्चों में भाग लेने लगते हैं। तो मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, बहुत सारे मित्रों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, लेकिन समय का हमारे पास भी अभाव है और आपके पास भी बहुत अभाव है। क्योंकि आपका भी मुझे मालूम है कि हमसे जो पढ़ते हैं वो सब सीरियस बंदे ही पढ़ते हैं। तो
मेरा मानना है कि एक एक मिनट मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं देखिए आप जो हमसे थ्योरी क्लास में भी हमारे कई सारे मित्र, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, कई सारे क्या बहुत सारे जुड़े हैं। तो आप देखते होंगे थ्योरी क्लासेस भी हमारी बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड होती हैं। आप हमारी थ्योरी क्लास में देखा होगा कि इधर उधर का मैटर मैं बिल्कुल नहीं देता। मैं नोट्स बना के इसीलिए पढ़ाता हूँ कि कहीं भी हम लोग भटके ना, कम मेहनत पे सफल हो, नौकरी पाए। और हमारा टारगेट है सिर्फ नौकरी दिलाना। हमारा टारगेट कदापि नहीं है कि बायोलॉजी में आपको उच्च बिंदु तक ले जाना। मेरा कभी टारगेट नहीं रहा। मुझे लगता है बायोलॉजी आए ना आए, बस एक बायोलॉजी के लेक्चरर या बायोलॉजी के सहायक अध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी या बॉटनी के बन जाए। हम कदाप कोशिश नहीं करते हैं कि आपको पूरी मैं बायोलॉजी सिखाऊं। समझ में आ गया? बायोलॉजी नहीं, क्योंकि आप हमसे अच्छी बायोलॉजी जानते हैं। आपने हमारे साथ जुड़े हैं तो आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, बहुत सारे मित्र हमारे पीएचडी भी हैं, बहुत सारे मित्र नेट भी हैं। तो बायोलॉजी आपने खूब पढ़ी है। बस हमारा लोगों का टारगेट है इतना आपको पढ़ाया जाए जितने से फंसे और आपका सिलेक्शन हो जाए। इतना ही उद्देश्य रहता है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दो बैच हैं। एक हमारा जो है वो विजेता बैच है। विजेता ओनली 999 का है, और दीपावली ऑफर अभी कंटिन्यू है। और ईएलटी के एग्जाम के ठीक बाद ये जो कंपनी ने रेट कम करके रखे हैं, हो सकता है बढ़ जाए, चूंकि 2026 में घंटी बज चुकी है, अधियाचन पहुंच रहे हैं। और 2026 में लगभग 30,000 के लगभग पद आने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के। तो अब नया बैच शुरू करेंगे। तो विजेता बैच जो है कंप्लीट बैच है, और हमारा ईएलटी जीआईसी वाला जो बैच है ये भी 999 का है। इन दोनों बैचों में से आपकी टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, इन चारों की तैयारी, इनमें से चाहे ये बैच ले लो, ये बैच ले लो, कोई ले लो, इन चारों की तैयारी, जो भी बैच है वो हमारे कॉम्बो बैच है। हम अलग अलग बैच चलाने का समय नहीं रहता है कि हर चीज के लिए अलग बैच हो। तो आज ही जुड़े। इसके साथ आपको वैलिडिटी जो रहेगी 1 ईयर परचेज डेट से रहेगी। इस नंबर पे कॉल मैसेज करें। इसके साथ आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करें, डेमो क्लासेस देख लें, संतुष्ट हो बिल्कुल लें। थ्योरी क्लास आपको मिलेगी। इसके अलावा एमसीक्यू की क्लास मिलेगी। इसके अलावा ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की क्लास मिलेगी। इसके अलावा आपको लगभग 1,000 पीडीएफ की आपको लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अलावा जीएस नोट्स की लाइब्रेरी मिलेगी। ये बायो की जीएस, इसका डिस्कशन ग्रुप आदि भी अवेलेबल रहेंगे केवल इतने रुपए में। और मतलब ये टारगेट है 300 प्लस मित्र अगर चयनित हुए हैं तो हवा में नहीं हुए हैं। कंटेंट अच्छा है तभी चयनित हुए हैं। तो अगला हिस्सा आपका होगा, आज ही जुड़े। और दूसरा, हम आपको बता दें कि हमारा फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है जिसमें आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। और केवल कितना, 599 में 80 प्लस। इसको देखिए, आप तैयारी चाहे जितनी कर लें, यदि आप प्रैक्टिस सही कर पा रहे हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो 100% इंपॉर्टेंट हो। दूसरा, एक्यूरेसी आती है, टाइम मैनेजमेंट होता है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे बताता है कितने सही किए, कितने गलत किए, सही आंसर क्या था, गलत आंसर क्या है। एक टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। मान लेते हैं आपने प्रोटो जोवा पढ़ा, और उसके बाद प्रोटो जोवा के अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो वो टॉपिक पूरा तैयार हो गया। तो आज ही जुड़े, और अधिक जानकारी के लिए मैसेज करें। चलिए हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, 4 क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रिमेटिव स्टिक बिकम्स प्रोमिनेंट इन हेंस एग इंक्यूबेटेड फॉर। इंक्यूबेशन क्या होता है? तो इंक्यूबेशन को बोलते हैं ऊष्मायन। क्या बोलते हैं? ऊष्मायन। ध्यान में रखिएगा, ऊष्मायन क्या होता है? तो ऊष्मायन वह प्रक्रिया है जिसमें पक्षी क्या करता है, जो बर्ड्स होती है अपने एग के ऊपर बैठती है और अपने शरीर की गर्मी देती है। उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और वो समय समय पर आकर बैठती है और लंबे समय तक भी बैठी रहती है, जिससे जो एग है, एग का एम्ब्रियो है, उसमें डेवलपमेंट शुरू होता है। अगर कोई भी एग जैसे निकला, अगर आपको निकाल कर उसको बाहर रख दें, उस पर पक्षी नहीं बैठता है, ऊष्मायन नहीं होगा, तो उसमें भ्रूण डेवलप नहीं होता है। यही होता है। जो एग आते हैं अंडे, उनमें से बच्चे क्यों नहीं निकल पाते हैं? जो अंडे आते हैं, देसी अंडे भी आते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे वो अंडे दिया तो वो निकाल लेता है।
मतलब जो फार्मर होता है वो उठा लेता है। देसी अंडों की बात कर रहा हूँ, उनमें तो सब इंजेक्शन के द्वारा होते हैं, तो जो देसी अंडे मुर्गी के होते हैं, तो इसीलिए बच्चा नहीं डेवलप हो पाता है। यदि उसमें उस्माइन हो, उसको गर्मी में रखा जाए तो बच्चा होगा। तो वही इंक्यूबेशन पीरियड बात कर रहा है। बिकम जो स्ट्रिक होती है वो प्रोमिनेंट कब होती है मुर्गी में, चूंकि हम लोगों में चिक डेवलपमेंट है, टीजीटी पीजीटी एलटी आदि चिक डेवलपमेंट हम लोगों को पढ़ना है, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये इस तरह की एक संरचना बन जाती है उसके भ्रूण में, ऐसी। इसको बोलते हैं प्रिमेटिव, प्रिमेटिव स्टिक के नाम से जानते हैं। और ये जो बनती है, ये बनती है हैंसन नोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हैंसन नोड किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मुर्गी में या पक्षियों में। हैंसन नोट पूछता है किस में पाई जाती है, हैंसन नोट पक्षियों में पाई जाती है। तो ये प्रिमेटिव जो स्टिक, एक लंबी लाइन नुमा भ्रूण में संरचना जो बनती है, उसको हम प्रिमेटिव स्टिक के नाम से जानते हैं या प्रिमेटिव डंडी के नाम से जानते हैं। तो कहता है एग के इंक्यूबेशन कितने समय में, कहता 12 घंटे में, 14 घंटे में। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछते हैं हम पूरा डाटा दिए दे रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारी क्लासें ले रखी तो उसमें तो मैंने इसको सब A to Z पढ़ाया है, तो उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो स्टार्ट होता है, ध्यान में रखना, प्रिमेटिव स्टिक का जो बनना, प्रिमेटिव स्ट्रिक का जो बनना स्टार्ट होता है, तो बनना स्टार्ट कब होता है, जो ये स्टार्ट होती है बननी, वो 3 से 4 घंटे में शुरू होता है। जैसे मान लो मुर्गी बैठी तो 3-4 घंटे बाद उसमें प्रिमेटिव स्टिक बनेगी। प्रोमिनेंट कब होती है, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट कब होती है, तो ये होती है 12 घंटे में। कब होती है, 12 घंटे में प्रोमिनेंट होगी। फिर फिर कहता है कि कंप्लीट कब होती है, कंप्लीट होती है ये 18 घंटे में। कब, 18 घंटे में। तो उसने ये पूछा कि प्रोमिनेंट, देखिए लिखा बिकम्स प्रोमिनेंट इन हैंस एग, तो कितने घंटे में प्रोमिनेंट होती है, तो 12 घंटे में। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। यदि पूछता कंप्लीट कितनी देर में, जो प्रिमेटिव स्टिक है बिकम्स कंप्लीटेड, कब कंप्लीट हो जाती है, तो आंसर होगा 18 घंटे में। अगर हमसे पूछता स्टार्ट कब होता बनना, तो 3 से 4 घंटे में। हमने सारे आंसर दे दिए हैं। क्वेश्चन चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आंसर प्रिमेटिव स्टिक से आपका सही होगा। ठीक है, यही तैयारी का आनंद होता है। देखिए, मैं आपको सीधा सा फंडा बता दूं और आप ये समझ लो, क्वेश्चन हूबहू जो रिपीट होते हैं वो तो आ जाते हैं, जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो डाटा को एनालिसिस करके बनाए जाते हैं। अगर एनालिसिस करके बनाए गए हैं तो आपको क्वेश्चन को जो थ्योरी पढ़े उससे कनेक्ट करना होता है, कनेक्ट करके आंसर होता है। कभी भी सीधे आंसर नहीं निकलते हैं कि आपने पूछ लिया माइटोकांड्रिया को पावर हाउस, तो वो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं 50%, मगर 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके दिमाग को हिलाने वाले होते हैं। तो वो तभी होंगे जब थ्योरी अच्छे से तैयार होगी और आपको थ्योरी में एनालिसिस करना आता होगा। आप एनालिसिस कर सकते हैं, समझ में आ गया, क्या कर सकते हैं, एनालिसिस अपनी थ्योरी क्लास का, तभी आप उनको सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ क्या होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, तो वो तभी आएंगे जब थ्योरी पढ़े होंगे और आपको पता हो। इसीलिए हम यहाँ ऊष्मायन और ये सब क्यों बता रहे थे, एनालिसिस आपको पता हो। अगर रट्टा मारेंगे तो 4 घंटे बाद भूल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी सोमाइट्स आर देयर इन 33 और ओल्ड चिक एम्ब्रियो। कहता है कितने सोमाइट्स बनते हैं 33 घंटे का चिक एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट अगर 33 घंटे का हो गया तो सोमाइट क्या बनते, सोमाइट क्या, तो गांठें संरचना होती है जिनको हम सोमाइट्स बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, 2 पेयर जो सोमाइट्स बनते हैं वो 2 घंटे में बनते हैं, नोट कर लीजिएगा 2 घंटे में। 3 से 4 पेयर जो सोमाइट बनते हैं वो 24 घंटे में बनते हैं। 10 पेयर अगर सोमाइट पूछेगा तो वो बनते हैं 33 घंटे में। 13 से 14 जो सोमाइट्स बनते हैं वो 36 घंटे में बनते हैं। क्या पूछा है, 33 आर ओल्ड, 33 आर में कितने बनेंगे, तो लगभग 10 सोमाइट्स का निर्माण होता है। तो कितने सोमाइट्स बनेंगे, 10 सोमाइट्स। 33 घंटे पूछा है, यहां अगर पूछ दे कि 2 घंटे में कितने बनेंगे, तो यहां आंसर होगा 2।
अगर पूछ दे कि 36 घंटे में कितने बनते हैं, तो फिर आंसर होगा 13। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन भरमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन चिक ऑफ द फेटल मेम्ब्रेन विच डेवलप एज ए सोमैटोपिल्योर। कहता है जो चिक का फेटल मेम्ब्रेन है, जो झिल्लियां होती, विच डेवलप द सोमैटोपिल्योर। तो हम आपको जानते हैं कि 4 प्रकार की झिल्लियां आपको हमने बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? अभी बताया था ना, एमनियोटा में, एमनियोटा। अब देखिए ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, ये क्वेश्चन आपके ज्ञान पर निर्भर करेगा। तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था योग सैक, एलेंटॉइस, एलेंटॉइस, योग सैक, एमनियोन और कोरियोन, 4 बताया था। दूसरी कौन थी? कोरियोन। यही थी, 1 2 3 4, ये 4 झिल्लियां बताई थी। तो कहता है कि जो सोमैटोपिल्योर होता है, वो कौन कौन सी झिल्ली आपस में मिल जाती है जिससे हम उसका नाम सोमैटोपिल्योर रखते हैं। तो एलेंटॉइस और योग सैक, ये जब दोनों जहां मिल जाते हैं, उसी को सोमैटोपिल्योर के नाम से जानते हैं, पिल्योर। अगर हम इसका पिक्चर लगा के रखे थे, देख लीजिएगा, ये अगर आप ये देख रहे होंगे सोमैटोपिल्लोर, तो देखिएगा ये झिल्ली और ये झिल्ली जहां आपस में मिक्सअप करके हमको बोलते हैं सोमैटोपिल्लोर के नाम से जानते हैं। एलेंटोइस और योक सैक कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? सोमैटोपिल्लोर के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, क्या जान सोमैटोपिल्लोर के नाम से जानते हैं। तो आपको इनको ध्यान में रखना है, कौन सी मेम्ब्रेन मिलकर स्प्लेनोपिल्लोर और सोमैटोपिल्लोर, इसको याद में रखना है। ठीक है? और मैं इसीलिए बताता हूं कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओंटोजिनी द लीवर एज। कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओंटोजिनी द लीवर इज, जो लीवर की उत्पत्ति किससे होती है? कहता है एक्टोडर्म। एक्चुअली में जो हमारा भ्रूण बनता है, तो उसमें 3 परतें पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और मीजो और इंडोडर्म। इंडो इंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। ध्यान में आ गया? यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, कौन सी परत से क्या बनता है। तो उसने कहा कि लीवर की जो उत्पत्ति होती है वो किस परत से होती है? बाह्य परत, मध्य परत या अंतः परत, या बाह्य और अंतः दोनों से। ठीक है, तो हम आपको जानकारी दे दें कि थोड़ा सा जल्दी से, एक्टो जो डर्म होती है, एक्टो जो डर्म होती है उससे क्या बनता है? तो एक्टोडर्म से हमारा बनता है सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा, रेटिना बनता है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से नर्व बनती हैं, लेंस बनते हैं, और इसके अलावा कॉर्निया बनता है। इसके अलावा एपिडर्मिस बनती है, एपिडर्मिस बनती है। इसके अलावा हेयर बनते हैं, इसके अलावा नेल बनते हैं, इसके अलावा पीनियल ग्लैंड बनती है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत पूछते हैं, पीनियल ग्लैंड, क्योंकि यहाँ ग्लैंड समझ के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक्टोडर्म से बनती है। मीजोडर्म से क्या बनती है? मध्य परत से। तो मध्य परत से बनती है डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की डर्मिस बनती है। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। इसके अलावा मसल्स बनती हैं, मसल्स बनती हैं। इसके अलावा नोटो कॉर्ड बनती है। इसके अलावा स्केलेटन बनते हैं, स्केलेटन बनते हैं। इसके अलावा यूरो जिनाइटल सिस्टम बनता है, मतलब मूत्र और जनन तंत्र, मीजो से। और अगर इंडो से पूछेगा तो लीवर बनता है, लीवर, पैंक्रियाज बनता है, पैंक्रियाज बनता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड बनती है। इसके अलावा पैरा थायरॉइड ग्लैंड बनती है, ये बनती है। तो उसने लीवर पूछा है, तो लीवर में आंसर करेंगे, लीवर में क्या करेंगे? इंडोडर्म। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। ठीक है, चलिए।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन। हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? तो जब टाइप ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो वो कई प्रकार के प्लेसेंटा हमें पढ़ाए जाते हैं। अगर टाइप ऑफ प्लेसेंटा उसमें आता है एपीथीलियो एपीथीलियो कोरियल कोरियल प्लेसेंटा प्लेसेंटा जरायु बोलते हैं। तो एपीथीलियो ये किस में पाया जाता है? तो ध्यान में रखना, ये पाया जाता है मार्सुपियल्स में, मार्सुपियल्स में यानी कंगारू आदि में। जो मार्सुपियल्स में कौन से, जब जब हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलेंगे उसको, वर्टिब्रेट्स में। और वर्टिब्रेट्स में जब हम पढ़ते हैं आगे चल के, तो उसमें से जो मैमल्स होते हैं वो कई भागों में बांटे गए हैं। ध्यान में रखना, उसमें फिर मैमल्स को तीन भागों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया में पेल्टिपस आ जाता है, और जो मेटा में मार्सुपियल्स आते हैं। मार्सुपियल्स की खास बात होती है, मार्सुपियल्स जो होते हैं वो अनडेवलप्ड बच्चों को जन्म देते हैं, फिर उनके पेट में थैली होती है, उनको उसी में डाल देते हैं, और उसी में उनकी दुग्ध ग्रंथियां होती है जिससे पिया करते हैं दूध। तो मार्सुपियल्स आते हैं। दूसरा आता है हॉर्स आता है, हॉर्स आता है, पिग आता है, और एस आते हैं, गधा आदि आता है, लीमर आते हैं, लीमर। तो पिग किस में आता है? एपी एपीथीलियो कोरियल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंडेमो, सेंडेस्मो है, सेंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स आते हैं। रूमिनेंट्स का मतलब पागुर करने वाले, उसके जैसे काऊ है, इसके अलावा सीप है, इसके अलावा कैमल है, कैमल आदि। तो काऊ किस में आ रही है? तो काऊ आ रही है हमारे सेंडेस्मो कोरियल में। ओमेन किस में आती है? तो चूंकि ये मनुष्य की बात कर रहा है तो हीमो कोरियल में आती है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हीमो कोरियल में आती है, हीमो कोरियल में आती है। रैबिट किस में आता है? रैबिट एंड रैट, चूहा, ये आते हैं हीमो इंडोथीलियल में। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, आफ्टर ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इन जेस्टेड इंसुलिन सिक्रीशन इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाय। अगर हम खाना खा रहे हैं और उस खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, मान लेते हैं हम मिठाई खा रहे हैं या कुछ मीठा खा रहे हैं या ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें शुगर की मात्रा है, तो इंसुलिन के सिक्रीशन को, मतलब वो कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन को निकलने के लिए प्रेरित करता है कि भाई शुगर ज्यादा हो रही है हमारे ब्लड में, जाओ शुगर के लेवल को मेंटेन करो, वह कौन सा है? जीएलपी फर्स्ट, सीसीके, सेरोटोनिन या इंटरल्यूकिन, इनमें से कौन है? और ये एलटी 2008 में 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर था जीएलपी फर्स्ट। कौन है? जीएलपी फर्स्ट है इसका सही आंसर। ये गट हार्मोन है जीएलपी 1, ध्यान में रखना। ये क्या होता है? गट हार्मोन कार्ड इनक्रेटी के नाम से जानते हैं इसको, इनक्रेटी के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं जीएलपी फर्स्ट एंड जीआईपी, ये दो होते हैं, जीआईपी या जीएलपी फर्स्ट बोलते हैं। ये रिलीज कहां से होता है? तो रिलीज कहां से होता है? ये इंटेस्टाइन से निकलता है, इंटेस्टाइन से, हमारी आंतों से निकलता है। ये जीएलपी फर्स्ट के आधार पर ही दवाइयां आ रही हैं। ध्यान में रखना, इस समय जो दवाइयां आ रही हैं वो इसी जीएलपी फर्स्ट के आधार पर आ रही हैं। सीसीके जो हार्मोन है ये प्राय गाल ब्लैडर को कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन जो हार्मोन है ये क्या करता है? ये जैसे कि हमारी नींद, हमारा मूड आदि को मेंटेन करता है। इंटरल्यूकिन जो है ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होता है। तो ऑप्शन हमारा होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कहता है, द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स इज। कार्बोहाइड्रेट्स में प्राय कौन सा लिंकेज पाया जाता है या कौन सा बंद देखने को मिलता है?
कार्बोहाइड्रेट्स में। तो जैसे कि मान लेते हैं दो मोनोसैकेराइड जुड़ रही हैं या दो डाइसैकेराइड जुड़ रही हैं, तो उनके बीच में जो बंध बनेगा उसको हम ग्लाइकोसिडिक बंध के नाम से जानते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक। फिर आता है पेप्टाइड। पेप्टाइड जो बंध होता है ये प्रोटीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। ईस्टर जो बंध होता है वो किस में पाया जाता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के मध्य, अल्कोहल के मध्य पाया जाता है। फास्फोडाइएस्टर जो बंध है ये न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। तो ये किस में पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड एंड शुगर के मध्य में पाया जाता है फास्फोडाइएस्टर बंध जो होता है। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो ग्लाइकोसिडिक बंध है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। कहता प्रोटीन किरेटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ। इसमें से जो किरेटिन होती है वह किसकी एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती? किरेटिन तो देखिएगा रेप्टाइल्स में किरेटिन पाई जाती है और बर्ड्स में पाई जाती है, मैमल्स में पाई जाती है, लेकिन फिश ऐसी है जिसके में किरेटिन नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी रिफर्स टू। यह सीपी जो शब्द है वो किसको रिफर्स किया गया है? सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाली जाती है बहुतायत मात्रा में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन दिया है? तो कहता है प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया। तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? सी को। और इसमें दिया है प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सेल, कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल, कोई मतलब नहीं। वायरल कोटा प्रोटीन, कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रामचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जो रामचंद्रन प्लॉट है, ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है कि रामचंद्रन जो प्लॉट है, बायोटेक का क्वेश्चन है कि रामचंद्रन जो प्लॉट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। किस इसमें मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, लिपिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। रामचंद्रन प्लॉट प्राय किससे संबंधित है? तो रामचंद्रन जो प्लॉट है वो प्राय प्लॉट जो है वो किससे संबंधित है? प्रोटीन से। ध्यान में रखना, किससे? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि 14 नंबर कहता है हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन। हिस्टोन प्रोटीन में क्या पाया जाता है या किसकी मात्रा ज्यादा होती है हिस्टोन प्रोटीन में? यही क्वेश्चन पूछा है कि हिस्टोन प्रोटीन में किसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो कहता है आर्जिनिन, लाइसिन या ग्लाइसिन या एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड या मेथियोनिन या ग्लूटन। तो आप जब पढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में आप सब जानते हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये प्राय हमें क्या देखने को मिलती है? हिस्टोन प्रोटीन। एक्चुअली में हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है? जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्या होती है? तो हम आपको जानकारी दे दें कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यह डीएनए के साथ चिपकी रहती है। किसके साथ? क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है। इस ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव या निगेटिव तो जुड़ी रहती है। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन बहुतायत में पाई जाती है और इसी के कारण हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। आपका आंसर होगा आर्जिनिन और लाइसिन के कारण। इसका जो आर्जिनिन और लाइसिन के कारण इसका जो चार्जेस होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि धनात्मक क्यों होता है? आर्जिनिन लाइसिन के कारण। दूसरा, कौन सबसे ज्यादा अमीनो एसिड पाई जाती है? आर्जिनिन और लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द अमीनो एसिड विच इज, ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन, ये हमें न्यूक्लियोटाइड, ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हमारे एल टी जी आई सी केवीएस एनवीएस और टीजीटी पीजीटी में खूब क्वेश्चन आते हैं, तो हमने उसी पोर्शन के क्वेश्चन थोड़े से निकाले हैं। तो कहता था अमीनो एसिड विच यूज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है, अमीनो एसिड विच यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के संश्लेषण में कौन भाग लेता है, तो वो भाग लेता है टायरोसिन। कौन भाग लेता है? टायरोसिन। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, इनमें से कौन सी हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है? तो पहले आप यहां से जो बहुत क्वेश्चन पूछता है उसको पहले ध्यान में दे लो। न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड प्रपोज्ड बाय किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय किसने दिया था? तो इसने दिया था रोजर कॉर्न बर्ग ने दिया था। BERG, बर्ग ने। कब दिया था? 1974 में। बाद में इसको नेम जो दिया था, अगर पूछेगा ये नाम किसने दिया था, तो ये दिया था P आउडेट ने। कब दिया था? 1975 में। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम इस तरह की एक संरचना होती है, ये डीएनए होता है, और इसमें ये दो दो की संख्या में अष्टक यहां दिया है, क्या पाया जाता है? EH2A, EH2B, EH3, EH4, ये चार पाई जाती हैं दो दो की संख्या में। ठीक है, यानी 8 होते हैं ये। H2A 2, H2B 2, ये 3। तो अब कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम में क्या नहीं पाया जाता, तो EH2A पाया जाता है, EH2B पाया जाता है, और EH3 पाया जाता है, और EH4, मगर H2 नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए ऐसा है जो नहीं पाया जाता। एक्चुअली में H1 और H2 नहीं पाया जाता। EH1 लिंकर का काम करता है, यानी यहाँ पाया जाएगा, और इसके बाद पुनः फिर बनेगा, फिर यहाँ पाया जाएगा H1, तो ये लिंकर H1 और H2, तो ऑप्शन H2 नहीं है न्यूक्लियोसोम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है, 17 क्या कह रहा है? द प्रोटीन लिपिड रेशियो इन आरबीसी मेम्ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली, कहता है द प्रोटीन लिपिड रेशियो आरबीसी, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है, लाल रुधिर कणिका की जो झिल्ली होती है, उसमें प्रोटीन और लिपिड का रेशियो क्या होता है, यानी कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है और कितने परसेंट लिपिड पाई जाती है। तो हम आपको बता दें कि जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है 60%, और जो लिपिड की मात्रा होती है वो है 40%। तो 60 और 40 दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑफ फाइब्रोलाइटिक, इनमें से वह पदार्थ कौन है जो फाइब्रोलाइटिक है? ध्यान में रखना, कौन जो फाइब्रोलाइटिक है, तो वो कौन है? हेमिन, या थ्रोम्बिन, या प्लाज्मिन, या प्रोथ्रोम्बिन। तो ऑप्शन सी सही है, प्लाज्मिन है जो फाइब्रोलाइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है द इंजाइम फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ, जो कहता है इंजाइम फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कितनी यूनिट से मिलकर बना होता है? 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आंसर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक का क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम पूछा है। कहता है द टैग डीएनए पॉलीमरेज एंड एंजाइम इज लोकेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। टैग पॉलीमरेज जो पीसीआर चेन होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, उसमें हम टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। ये टैग पॉलीमरेज क्या होता है? हीट रेजिस्टेंस होता है। किससे प्राप्त करते हैं? तो कहता है थर्मस एक्वेटिकस, ये एक बैक्टीरिया है, इश्चरेचिया कोलाई यानी ई कोलाई, या फंगस से, या नानाफेबम। तो
यह क्वेश्चन केवीएस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, केवीएस में भी और टीजीटी पीजीटी में, इसके अलावा जीआई में भी पूछा गया है कि टैग पॉलीमरेज को किससे प्राप्त करते हैं। तो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो प्राय थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? थर्मस एक्वेटिकस से इसको प्राय हम प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटालिसिस। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो एक कैटालिसिस है। तो देखिएगा जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन प्रकार के हम लोग पॉलीमरेज का अध्ययन करते हैं। प्रोकैरियोट्स में तीन प्रकार होते हैं और यूकैरियोट्स में शायद पांच प्रकार होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो जो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये करता है, रिमूव द डीएनए आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। और कहां से रिमूव करता है? फ्रॉम 5 into 3, पांच से तीन की ओर जो मूवमेंट होता है उस पे ये रिमूव करता है। ध्यान में रखना। जो सेकेंड है वो क्या करता है? रिपेयर करता है और ये क्या करता है? बैकअप टू पॉलीमरेज थर्ड। और जो थर्ड होता है इसका मुख्य कार्य है रेप्लिकेशन। और दूसरा काम क्या है? प्रूफ रीडिंग। दूसरा काम क्या है? प्रूफ रीडिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना। तो मेन काम क्या है इसका? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर कहता फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज। पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है वो कौन है? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कौन है? पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो वो है हिंड सेकेंड, जो है पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और ध्यान में रखना, डिस्कवर्ड बाय, इसको खोजा किसने था? डिस्कवर्ड बाय, इसको खोजा किसने था? तो हैमिल्टन, इसके अलावा ओ स्मिथ, इसके अलावा थॉमस कैली, थॉमस केली, इसके अलावा केंट विलकॉक्स। इतने वैज्ञानिक थे जिन्होंने हिंड सेकेंड को खोला था। पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पहला रेस्ट्रिक्शन, तो हिंड सेकेंड ये किससे प्राप्त किया गया था? तो जो पहला अक्षर होता है वो जीनस है। तो पहला अक्षर जो है वो हमारा जीनस है। और किससे प्राप्त किया गया था? हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, आई एन का मतलब इन्फ्लुएंजी से। और ये ध्यान में रखना, ये क्या था? स्ट्रेन आरडी था। इसका जो स्ट्रेन था वो आरडी था, उसी का ये डी लिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। पूछा गया था लाख इंसेक्ट फीड्स ऑन विच ऑफ द होस्ट प्लांट। इनमें से जो लाख का कीट होता है, लेसिफर लक्का बोलते हैं, तो लाख का जो कीट होता है वो किस पौधे पर पाया जाता है? कहता है बूटिया मोनोस्पर्मा। बूटिया मोनोस्पर्मा, ध्यान रखना बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं और इसको पलास के भी नाम से जानते हैं, पलास। ध्यान में रखना क्या है? पलास। और जीजीफस जुजुबा, जिसे बेरी या बेर जो हम लोग खाते हैं, कजैनस कजान, अरहर, तो ऑल ऑफ एबव ये इन सभी पर देखने को मिलता है लाख इंसेक्ट। जब हमने आपको इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ाई है तो वहां हमने आपको थ्योरी क्लास में हमने आपको लाख कीट, मधुमक्खी और सेरी कल्चर, पिसी कल्चर, सारे कल्चर पढ़ाए हैं। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ द क्यून बी कपलेट्स। कहता है अपने जीवन काल में एक रानी कितने बार कपलेशन करती है या जनन करती है? तो ये केवल एक बार ही कपलेशन करती है। ऑप्शन ए को सही है। और ये आयोग ने क्वेश्चन, चूंकि पूछा गया है, आयोग में ये क्वेश्चन चैलेंज था, आयोग ने पहली बार माना था ट्वाइस टाइम। तो इसलिए इसको तो फिर बाद में शायद चेंज किया था, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही है।
और ऑप्शन 25 जो है इसका आंसर आप करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज नॉट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन। इनमें से जो कीट दिए हैं उनमें से वो कीट कीट कौन सा है जो स्टोर्ड ग्रेन्स, जो घर में ग्रेन्स हैं, मतलब जैसे कि गेहूं है, चावल है, धान है, मक्का है, जब घरों में रखते हैं ना पीपों में, बोरियों में, तो उसमें नहीं लगता है। नॉट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन, स्टोर्ड ग्रेन में नहीं लगता है। तो ट्राइबोलियम, कैलेंड्रा, पायरिला और टेनेबेरियो, इनमें से कौन सा है हमारा, हमें कमेंट्स करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत सारे मित्रों ने सही जवाब लगातार दे रहे हैं, मैं उनको देख रहा था, मगर मजबूरी हम आपको रिप्लाई करने में असमर्थ हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल जो हमारे पास टाइम रहता है बहुत चूजी टाइम रहता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, चूंकि जॉब करते हैं तो समय एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, मतलब सुबह से शाम तक वाला हिस्सा नहीं है, सब कुछ जरूरी है। और इसीलिए हम आपके टाइम की कीमत समझते हैं, इसीलिए डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी जो कंटेंट उपलब्ध कराता है आपकी टाइम की कीमत को देखते हुए कराता है। हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं, या वो वाला हिस्सा नहीं कि आओ आओ और जुड़ो और हमें कोई मतलब नहीं, हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो मेरी यहाँ कोशिश होती है कि सिलेक्शन आपका श्योर हो। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।